हाँ तो विद्यार्थियों, लिंगानुपात के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लिंगानुपात के बाद हमारा अध्ययन बिंदु आता है आयु वर्ग। आयु वर्ग विद्यार्थियों, आयु वर्ग के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हमें बताना होगा कि आयु वर्ग का जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या का पता लग जाता है। विद्यार्थियों, बात यह है, अब ये कार्यशील जनसंख्या क्या है? कार्यशील जनसंख्या से अभिप्राय उस जनसंख्या से है जो व्यवसाय करती है, आर्थिक गतिविधियां करती है, उस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। और कार्यशील जनसंख्या में युवा वर्ग को शामिल किया जाता है। तो जब हम आयु वर्ग का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि किसी देश के अंदर कार्यशील जनसंख्या कितनी है। जब हमें इस बात का पता लगेगा कि इस देश में कार्यशील जनसंख्या इतनी है तो इससे प्लस का आयु वर्ग से किसी भी देश के आश्रित जनसंख्या का पता लग जाता है। अब विद्यार्थियों ने बताया है कि कार्यशील जनसंख्या में तो युवा वर्ग को शामिल किया जाता है, जबकि आश्रित जनसंख्या में बच्चे और वृद्धों को शामिल किया जाता है। तो वृद्धों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी है और युवाओं की संख्या कितनी है, इस बात का पता लग जाता है आयु वर्ग का अध्ययन करने से। इसके साथ ही इसका अध्ययन करने से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पता लग जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पता लग जाता है। विद्यार्थियों, यदि किसी देश में कार्यशील जनसंख्या सबसे अधिक है तो उस देश की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है और वह विकसित अर्थव्यवस्था की ओर दौड़ रही है। और यदि आश्रित जनसंख्या अधिक है तो इससे पता लग जाता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने वाली है। इस प्रकार से किसी देश की अर्थव्यवस्था का पता इससे आयु वर्ग से लग जाता है। इसी के साथ नंबर 4, किसी भी देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा का पता लग जाता है। इन कारणों से, इन आवश्यकताओं के कारण आयु वर्ग का अध्ययन किया जाता है भूगोल के अंदर। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है कि आयु वर्ग की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है। तो बताएंगे यहां पर एक एक करके अध्ययन करेंगे कि भाई भारत की जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। भारत की
जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। पहला आयु वर्ग है 0 से 14 वर्ष। दूसरा आयु वर्ग है 15 से और 59 वर्ष। और तीसरा आयु वर्ग है 60 वर्ष से अधिक। इस प्रकार से भारत की जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग। तो बताएंगे इसे किशोर आयु वर्ग भी कहा जाता है। किशोर आयु वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इस आयु वर्ग में बच्चे और किशोर आयु के लोग ही शामिल होते हैं। विद्यार्थियों, अब हमें बताना है कि 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार इस आयु वर्ग में देश के 29.5% जनसंख्या देश की 29.5% जनसंख्या इस किशोर आयु वर्ग में शामिल है। 0 से 14 वर्ष का जो आयु वर्ग है, इस वर्ग में देश की इतनी जनसंख्या शामिल है 29.5%। बात आती है कि देश में सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है इस आयु वर्ग का। तो बताएंगे इस आयु वर्ग का सर्वाधिक इसे आयु वर्ग का सर्वाधिक अनुपात उत्तर प्रदेश राज्य में है। विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश राज्य और बताया गया है न्यूनतम बाल वर्ग जनसंख्या, न्यूनतम बाल वर्ग जनसंख्या 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, गोवा और केरल। तमिलनाडु, गोवा और केरल, इन 3 राज्यों में तो न्यूनतम बाल वर्ग है, बाल वर्ग जनसंख्या है, और उत्तर प्रदेश राज्य में बाल वर्ग जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं हम 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग की बात करते हैं, तो पता लगता है कि इस आयु वर्ग को युवा आयु वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। युवा आयु वर्ग, जैसे 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को किशोर आयु वर्ग कहा गया है, इसी प्रकार से 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग को युवा आयु वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, हमने पढ़ा 2011 के अनुसार, तो हमें यही बताना सबसे पहले 2011 के अनुसार क्या देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या इस आयु वर्ग में शामिल है। तो बताएंगे 2011 के अनुसार 62.5% जनसंख्या
इस आयु वर्ग में शामिल है। अर्थात भारत में युवा लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है। इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि युवा वर्ग है इसे ही कार्यशील जनसंख्या माना गया है। 60 वर्ष से अधिक और 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या में शामिल किया गया है। तो इन आंकड़ों से सिद्ध हो रहा है कि 62.5% जनसंख्या युवा वर्ग में शामिल है, 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल है। इससे सिद्ध हो रहा है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है, कार्यशील जनसंख्या अधिक है और आश्रित कम है। कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी तो उत्पादन अधिक होगा, और उत्पादन अधिक होगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती हुई चली जाती है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में तब्दील होने के संकेत हैं, क्योंकि देश की 62.5% जनसंख्या युवा वर्ग में शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कि इस आयु वर्ग में सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो बताएंगे इस वर्ग में सर्वाधिक की जब बात करते हैं तो पता लगता है कि सर्वाधिक जनसंख्या इस आयु वर्ग की किसे मिलेगी? यहां केरल, इसके अलावा गोवा राज्य में, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या मिलेगी इसे आयु वर्ग की, वह है आपके यूपी, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे इसमें इस आयु वर्ग में अनुपात अधिक है, अतः सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। विद्यार्थियों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 60 वर्ष से अधिक तो इसे वृद्ध आयु वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जब हम वृद्ध आयु वर्ग की बात करते हैं तो पता है कि विद्यार्थियों के 2011 के अनुसार अब हम स्वतः ही निकाल सकते हैं 29, 5 इधर 30 और 62, 100 में से 92 गए तो 8% को बताएंगे। देश की 8% जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में शामिल है। अर्थात हमारे देश में वृद्धों की संख्या बहुत ही कम है। वृद्धों की संख्या कम है तो आश्रितों का अनुपात भी कम है, और आश्रितों का अनुपात कम होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस प्रकार से हमें आयु वर्ग का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये हमारा आयु वर्ग पूर्ण होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में साक्षरता का प्रतिरूप है। भारत में साक्षरता प्रतिरूप का अध्ययन करते हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों, इसमें भी हमें कुछ आंकड़े याद रखने होंगे। भारत में साक्षरता प्रतिरूप, भारत में साक्षरता प्रतिरूप, सबसे पहले
साक्षरता के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये हम साक्षरता का अध्ययन क्यों करते हैं, साक्षरता से संबंधित आंकड़े एकत्रित क्यों करते हैं, साक्षरता की गणना क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण की आवश्यकता क्यों है, तो हमें बताना होगा कि जितने लोग साक्षर होंगे उतना ही लोगों का मानसिक विकास अधिक होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इस साक्षरता के अध्ययन से हमें लोगों के मानसिक स्तर का पता लग जाता है कि लोगों का मानसिक स्तर कितना ऊंचा है। तो सबसे पहले बताएंगे लोगों के मानसिक स्तर की जानकारी हेतु साक्षरता प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, दूसरा कारण है कि जितना साक्षरता अनुपात अधिक होगा उतना ही लोगों के आय के स्रोत बढ़ते चले जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति भूखा नहीं रह पाता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो जिस देश का साक्षरता अनुपात जितना अधिक होता है उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है। तो इससे हमें आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो दूसरा बताएंगे आर्थिक स्थिति की जानकारी हेतु साक्षरता का अध्ययन आवश्यक है। साथ ही हमें बताना है कि साक्षरता अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही लोगों का जीवन स्तर। तो नंबर 3, लोगों के जीवन स्तर का पता लगता है कि भाई साक्षरता अनुपात कम है तो लोगों का जीवन स्तर निम्न, और यदि साक्षरता अनुपात अधिक है तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। विद्यार्थियों, अगर साक्षरता अनुपात अधिक होगा तो महिलाओं की दशा अच्छी होगी, महिलाओं की स्थिति समाज में मजबूत होगी, और साक्षरता अनुपात कम होगा तो महिलाओं की स्थिति कमजोर होगी। बताएंगे महिलाओं की सामाजिक दशा की जानकारी मिलती है। तो इन कारणों से साक्षरता का अध्ययन आवश्यक है। विद्यार्थियों, इसके बाद आता है साक्षरता को प्रभावित करने वाले कार्य। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो बताएंगे। यानी साक्षरता कहीं बहुत, साक्षरता अनुपात कहीं तो बहुत अधिक है और साक्षरता अनुपात कहीं बहुत कम है। ऐसा क्यों है, ऐसा अंतर हमें क्यों दिखाई देता है, तो बताएंगे। इसका सबसे पहला कारण है आर्थिक स्थिति। तो विद्यार्थी बताएंगे जिन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत है या जिन लोगों की आय अधिक है, वहां
जिन क्षेत्रों के लोगों की आय अधिक है वहां साक्षरता अनुपात अधिक पाया जाता है, क्योंकि आज शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ऐसे क्षेत्र जहां के लोगों की आय अधिक है वहां साक्षरता अनुपात अधिक पाया जाता है, वहां शिक्षा का स्तर ऊंचा पाया जाता है, और जहां के लोगों की आय का स्तर बहुत निम्न है वहां साक्षरता का स्तर बहुत निम्न पाया जाता है। इसी प्रकार से नंबर 2, नगरीकरण का स्तर बताएंगे। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा के उच्च शिक्षा की, सामान्य शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था पाई जाती है, व्यवस्था होती है नगरीय क्षेत्रों के अंदर। अतः वहां के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वहां उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के केंद्र नहीं है। उच्च शिक्षा के केंद्रों के अभाव में वहां के लोग उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और वहां साक्षरता अनुपात कम रह जाता है। नंबर 3, तीसरा कारण बताएंगे जातीय संरचना। जातीय संरचना विद्यार्थियों, हर गांव हर समाज अनेक जातियों में बटा होता है, और जहां जहां उच्च व निम्न जाति के लोग होते हैं वहां केवल उच्च जाति के लोग ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें विद्यालय में दाखिला भी नहीं दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में आज इस स्थिति में काफी परिवर्तन हो चुका है। जैसे हमारे प्राचीन काल में देखते हैं, महाभारत काल में देखते हैं तो पता है गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य जो निम्न जाति का था उसे शिक्षा देने से वंचित कर दिया था कि आपको शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ तो भाई राजवंशीय परिवार के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से उच्च वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जहां हैं वहां पर विद्यालयों में निम्न जाति के लोगों को प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, तो वो निरक्षर रह जाते हैं, तो वहां पर साक्षरता अनुपात घट जाता है। और जहां पर केवल उच्च वर्ग के ही लोग ज्यादा हैं, उच्च जाति वर्ण के लोग ज्यादा हैं, वहां सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वहां साक्षरता का स्तर ऊंचा हो जाता है। इसी प्रकार से नंबर 4, सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां विद्यार्थियों, समय समय पर सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाती हैं कि उसके द्वारा उसके कारण भी शिक्षा के अनुपात में उतार चढ़ाव आता है। जैसे वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा के प्रति इतना अधिक रुझान बना रखा है, सरकार ने शिक्षा के प्रति बहुत अधिक नीतियां तैयार की हैं, जैसे बालिका शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, या हम कहें स्कूली किसके तहत आपके ये नारायण समिति के तहत, या फिर हम कहें कि भाई भोजन व्यवस्था है, निःशुल्क साइकिल वितरण है। ऐसी बहुत सारी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं ताकि लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान बने, और जब ऐसी नीतियां बनती हैं तो लोगों का रुझान बनता है शिक्षा के प्रति और वहां साक्षरता अनुपात बढ़ जाता है। और जिन क्षेत्रों में सरकार ने शिक्षा के प्रति लोगों के रुझान हेतु नीतियां तैयार नहीं की, वहां साक्षरता अनुपात कम रह जाता है। इसी प्रकार नंबर 5, शैक्षणिक संस्थाओं की उपलब्धता। शैक्षणिक संस्थाओं की उपलब्धता, तो विद्यार्थी बताएंगे कि जिन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाएं उपलब्ध हैं
वहाँ कुछ लोग पढ़ते हैं तो वहाँ तो शिक्षा साक्षरता का अनुपात बढ़ जाता है। जहाँ शैक्षणिक संस्थाएं ही नहीं है तो वहाँ लोग दूर पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं और वहाँ का साक्षरता अनुपात गिर जाता है। इस प्रकार से हम साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे। यहीं पर आज हम अपने इस स्तर को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और आगे लेते हैं और 2011 के कुछ आंकड़े हमें याद करने हैं। तो 2011 के अनुसार बताना है कि भारत का औसत साक्षरता अनुपात कितना है, सर्वाधिक साक्षरता अनुपात किस राज्य का कितना है, सबसे कम साक्षरता अनुपात किस राज्य का कितना है। तो विद्यार्थियों हमें बताना है कि भारत का औसत साक्षरता अनुपात है 74.04%, 74.04%, जबकि सर्वाधिक साक्षरता अनुपात केरल राज्य का है, वह है सर्वाधिक साक्षरता अनुपात केरल राज्य का है, यहाँ का है 93.91, केरल 93.91% और सबसे कम साक्षरता अनुपात बिहार राज्य का है 63.82, बिहार राज्य का है 63.81%। इस प्रकार से हम बताएंगे कि ये भारत का साक्षरता अनुपात है। हम यहीं पर आज अपने अध्ययन बिंदु को समाप्त करते हैं और इसके आगे अध्ययन करेंगे कल।